हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। लेक्चर नंबर 18 है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। राइट, एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और एक बार मैसेज कर दीजिए ऑडियो वीडियो ओके है क्या, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम देख रहे थे आपके मेथड्स, और मेथड्स के अंदर प्रीवियस सेशन में अपन ने देखा था आपके कुछ मेथड्स, जैसे हमने कहा सर बायोमिथेनेशन, बायो रेमिडिएशन, देन वेस्ट टू एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने वाले मेथड्स अपने देखे, और इसके अंदर कौन कौन से थे, थर्मोकेमिकल मेथड एंड बायोकेमिकल मेथड। थर्मो मीन्स टेम्परेचर जिसमें इन्वॉल्व है, दोज आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल मेथड्स। उन्हें क्या कहते हैं सर, थर्मोकेमिकल मेथड कहा जाता है। जैसे पायरोलिसिस हुआ, इंसिनरेशन हुआ, प्लाज्मा पायरोलिसिस हुआ, है ना, या गैसिफिकेशन हुआ, ये सारे। और एक था बायोकेमिकल मेथड जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने वाली है, मतलब माइक्रोसोम्स के हेल्प से होने वाला है, वो है बायोमिथेनेशन, जिससे मीथेन गैस बनती जो कि एज अ फ्यूल गैस है। तो ये चीजें अपन ने वहां पर डिस्कस करी थी। उसमें फिर अपन आए थे फर्स्ट मेथड में पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मेथड के अंदर क्या होता है सर, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ये ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में होता है, 400 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है उस पायरोलिसिस प्रोसेस का, जिसके अंदर वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है आइदर इन द इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। राइट, फिर अपन ने कहा था ये बेसिकली किसके लिए किया जाता है कि सर दोज वेस्ट विच हैविंग द हाई कैलोरिफिक वैल्यूज, जैसे रबर एंड प्लास्टिक हैविंग द हाई कैलोरिफिक वैल्यूज, इट इज नॉट अडॉप्टेड फॉर द ग्रीन वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर। अपन कह सकते हैं कि ग्रीन वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर के लिए वी आर नॉट परफॉर्मिंग थर्मोकेमिकल मेथड, वी आर परफॉर्मिंग बायोकेमिकल मेथड्स like methanation, like we are doing methanation, right? तो ये सब चीजें अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखी। एंड व्हाट आर दी एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्स, तो दे आर गैसेस, दे आर सेवरल लिक्विड्स एंड चार आर ऑब्टेन्ड। राइट, gases, the mainly the fuel gas is methane, and remaining CO, H2, carbon monoxides and H2 are known as sign gas. These sign gas is useful for the generation of electricity or steam. Right, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ये था आपका प्रीवियस सेशन जो अपन ने एक बार आपको ब्रीफ कर दिया। अब वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ थर्मोकेमिकल मेथड्स, मींस जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, उसके सेकंड मेथड पे आने वाले हैं। वो है प्लाज्मा पायरोलिसिस, या वी कैन से गैसिफिकेशन, मतलब उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म। तो मैंने आपको कल एक ब्रीफ बताया था कि सर टेम्परेचर सभी में इन्वॉल्व होगा। द मेन डिफरेंस इज व्हाट, the main difference is the range of their temperature. There are various methods which depends upon the temperature, but the main difference is on the ranges of the temperature. किसी में रेंज कम होती है, किसी में मॉडरेट होती है, किसी में मोर देन ज्यादा होती है, हायर टेम्परेचर रेंजेस होती है। तो ये अपन ने कहा था। तो सत्यरंजन एंड और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, सुश्री रेखा, सुमन, सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो स्टार्ट करें अपन आज का सेशन। कमेंट करिएगा एक बार। ये लेक्चर नंबर अपना 18 अपन स्टार्ट करने वाले हैं, और ये किसके रिगार्डिंग है? ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार आपके कमेंट देख लें जल्दी से कि बच्चे सभी एक्टिव मोड में हैं कि नहीं है। क्या सभी स्टूडेंट्स एक्टिव मोड में हैं? यस सर, क्लियर, वेरी गुड। सो वी शैल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, और द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट,
वो है आपका पायरोलिसिस गैसिफिकेशन, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि किसकी बात करने जा रहे हैं अपन, कि हम बात करने जा रहे हैं सर हमारे पायरोलिसिस गैसिफिकेशन की, राइट। तो ये है पायरोलिसिस गैसिफिकेशन प्रोसेस। क्या है पायरोलिसिस गैसिफिकेशन प्रोसेस? तो अपन कह सकते हैं कि सर ये भी एक कैसा मेथड है, दिस इज ऑल्सो अ थर्मल मेथड। ये भी एक तरह का थर्मल मेथड है। थर्मल मेथड जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। तो pyrolysis gasification process is a thermal method in which temperature is involved। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सर इट इज अ वेरिएंट ऑफ, इट इज द वेरिएंट ऑफ पायरोलिसिस मेथड। पायरोलिसिस मेथड का एक वेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब उसी के ही तरह का एक टाइप है ना, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं, मॉडिफाइड बोल सकते हैं, मॉडिफाइड है उसी का, या वी कैन से इट्स अ एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन ना, इसको एक्सटेंडेड वर्जन भी कह सकते हैं। इसमें एक दूसरा रिएक्टर ऐड किया जाता है, इसके अंदर इन विच अनदर रिएक्टर इज एडेड। तो वहां पर एक सिंगल रिएक्टर था, इसमें एक दूसरा रिएक्टर ऐड किया जाता है जिसका टेम्परेचर जो होगा एज कंपेयर टू दी पायरोलिसिस रिएक्टर ज्यादा होगा, है ना। अनदर रिएक्टर इज एडेड, चाहो तो यहाँ पे लिख लेना कि इसका मतलब क्या है कि अनदर रिएक्टर इज एडेड, है ना। तो सारी कहानी रिएक्टर की है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कौन करते हैं, रिएक्टर करेगा, है ना। टेम्परेचर जो है प्रोवाइड कौन करता है सर, रिएक्टर करेगा। तो सारी कहानी यहाँ पर जो आती है वो रिएक्टर की आती है, राइट। बताइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार आपका कमेंट देख लें, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। वही कहाँ गए सारे बच्चे, जल्दी से आ जाओ। तो यार इसमें कार्बन 4 और पायरोलिसिस लिक्विड को फर्दर गैसिफाइड करते हैं क्लोज कपल रिएक्टर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या किया जा रहा है, इन दिस मेथड द कार्बन 4 एंड द पायरोलिसिस लिक्विड, वहां पर तीन चीजें बन रही थी, प्रीवियस में तीन चीजें बन रही थी, अगर आपको याद हो, ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो कल वाला लेक्चर। एक तो गैस, एक लिक्विड, एक गैस एक लिक्विड, और द थर्ड वन इज चार, थर्ड वन इज चार। ये चीजें आपकी बन रही थी। तो यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपका कार्बन का 4 है, चारकोल कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो आपका लिक्विड फॉर्म हुआ है पायरोलिसिस प्रोसेस के अंदर, इन दोनों चीजों को क्या किया जाएगा, फर्दर गैसिफाइड किया जाएगा, मतलब फर्दर बर्न किया जाएगा, फर्दर इनको गैसिफिकेशन किया जाएगा, मतलब फर्दर हीट किया जाएगा। फर्दर गैसिफिकेशन का मीनिंग क्या है, फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, फर्दर इस पर प्रोसेसिंग की जाएगी, फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। और किसकी हेल्प से किया जाएगा सर, टेम्परेचर, सारी कहानी टेम्परेचर है। मतलब यहाँ पर अपन टेम्परेचर और इंक्रीज करने वाले हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज कौन करेगा, किसकी हेल्प से करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा क्लोज कपल रिएक्टर, किसकी हेल्प से करेंगे सर, क्लोज कपल रिएक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर ये अनदर वेरिएंट है किसका सर, पायरोलिसिस मेथड का अनदर वेरिएंट है, ये मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड वर्जन है उस पायरोलिसिस का। इसमें वी आर यूजिंग द अनदर रिएक्टर ऐड किया जाएगा, और जो कि कार्बन 4 और पायरोलिसिस लिक्विड जो फॉर्म हो रहे थे उनको फर्दर गैसिफाइड, मतलब फर्दर प्रोसेस करेंगे टेम्परेचर राइज करके। और किसकी हेल्प से करेंगे, तो वी आर यूजिंग द क्लोज कपल रिएक्टर टू प्रोसेस दोज लिक्विड और चार विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ पायरोलिसिस, है ना। अब यहाँ एयर, ऑक्सीजन और स्टीम का यूज करते हैं फर्दर गैसिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अब फर्दर गैसिफिकेशन जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फर्दर बर्निंग या हीटिंग की जाएगी, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, उसका फॉर्म को चेंज किया जाएगा। तो उसके अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है,
एक एयर प्रोवाइड करेंगे, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और स्टीम का यूज कर देंगे। तो फर्दर गैसिफिकेशन के लिए एयर प्रोवाइड की जाएगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी और स्टीम का यूज करेंगे। अब गैसिफिकेशन टेम्परेचर जोन का टेम्परेचर देख लीजिए। देखो टेम्परेचर राइज है सर, टेम्परेचर अगर आप देख रहे हो तो उससे राइज है कितना है, 775 डिग्री सेल्सियस टू 1540 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है सर यहाँ पर, राइज है एज कंपेयर टू द पायरोलिसिस प्रोसेस। तो मॉडिफाइड वर्जन हो गया, इसमें टेम्परेचर रेंज जो होती है मोर देन द पायरोलिसिस प्रोसेस होती है, टेम्परेचर रेंज मोर देन द पायरोलिसिस प्रोसेस। तो राइट, ये स्लाइड सभी को समझ में आई क्या, बताइएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या समझ में आया कि सर पायरोलिसिस गैसिफिकेशन प्रोसेस is a extended version or it is a modified process of pyrolysis method। उसी का एक वेरिएंट है, जैसे एक बाइक आती है राइट, एक्टिवाई 3G 4G 5G 6G, तो उसके मॉडिफिकेशंस आने लग गए। मोबाइल फोन्स आए, आईफोन 13 15 17 ऐसे एक्सटेंडेड वर्जन आने लग गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि पायरोलिसिस का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये भी एक थर्मल मेथड है, ये ध्यान रखना है, जिसमें टेम्परेचर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहने वाला है। तो क्या अलग है सर इसके रिगार्डिंग, अगर मैं कंपेयर करा जाऊं पायरोलिसिस से, क्या अलग है यहाँ पर? तो कह रहे हैं कि जो पायरोलिसिस प्रोसेस इससे पहले वाला प्रोसेस है, उसमें जो 4 और लिक्विड्स फॉर्म होते हैं, उन 4 और लिक्विड को फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, फर्दर गैसिफाइड किया जाएगा। और किसकी हेल्प से किया जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ क्लोज कपल रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर यूज किया जाएगा? क्लोज कपल रिएक्टर की हेल्प से उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। अब प्रोसेस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी चल रही है? तो वी आर यूजिंग द एयर, ऑक्सीजन और स्टीम, इन सभी चीजों का यूज करके अपन उन चारकोल और लिक्विड्स को फर्दर प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज लेने वाली है उसमें कितनी थी, 400 टू 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखो 775 से 1540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज वेरी कर गई। वेरी करने का मतलब उससे ज्यादा हो गई ना पायरोलिसिस प्रोसेस से, यस या नो? सर पायरोलिसिस प्रोसेस से ज्यादा हो गई है, राइट? बताइएगा। डन करिए, डन करिए। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? डन, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है ना, बिल्कुल देखो टाइम अपने पास है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है ना, चीज़ों को समझना है, जितना हो सके इन डेप्थ में पड़ेगा। क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं आइदर किसी भी स्टेट्स के, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, है ना। तो बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल से अगर आप पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, राइट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को आपको डिटेल में देखना होगा, इन चीज़ों को आपको डिटेल में देखना होगा, राइट। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो टाइम बच रहा है ना आपका, ये जो लिखने विखने का जो टाइम है वो पूरा सेव हो रहा है आपको, है ना, राइट। अब आते हैं कि मैंने एक ब्रीफ कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ब्रीफ कर दिया। क्योंकि सर आपने बताया था क्या चीज है, एक बार मैं पेज ऐड करूंगा अभी यहाँ पे। आपने बताया था क्या चीज है कि सर थर्मल मेथड जो होते हैं, क्या बोला था आपने कि सर, आपने बताया था कि सर जो थर्मल मेथड होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो पहला हम पढ़ चुके थे, फर्स्ट वन इन द प्रीवियस क्लास, वो है आपके पायरोलिसिस। अभी जो पढ़ा गैसिफिकेशन, अभी जो पढ़ा वो क्या है सर आपका गैसिफिकेशन, या वी आर सेइंग पायरोलिसिस गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस गैसिफिकेशन अनदर मेथड है। अब एक और मेथड होता है वो है प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, है ना। एक क्या है सर, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, राइट। तो सर ये तीन मेथड लगभग सिमिलर है, और एक फोर्थ वन भी होता है जो इससे थोड़ा सा हटके है, वो नीचे लिख रहे हैं, वो है आपका इंसिनरेशन,
क्या है वो, इंसिनरेशन है, राइट। अब इन तीनों में सिमिलैरिटीज है, द फर्स्ट थ्री मेथड्स हैविंग द सिमिलैरिटीज, इनमें आपकी कुछ सिमिलैरिटीज है। ये जो फर्स्ट थ्री मेथड है कि पायरोलिसिस, एक पायरोलिसिस गैसिफिकेशन इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, और एक और सर जिसको आपने कहा है यहाँ पर व्हाट, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन। क्या कहा है आपने यहाँ पर, बोला सर उसको आपने प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन। इसमें क्या चेंज होगा सर प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन में, मैंने पहले भी आपको बताया कि सर इसमें जो चेंजेस हैं, चेंजेस आर टेम्परेचर रेंजेस, देयर टेम्परेचर रेंजेस, इनकी टेम्परेचर रेंजेस केवल यही चेंजेस है, बाकी सभी मेथड सिमिलर है, ये सभी से अलग है ना, ये सभी से अलग है, इसमें बातें अलग चलती है, क्या है वो भी डिस्कस करेंगे अपन। तो हमने कहा जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पायरोलिसिस गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस प्लाज्मा गैसिफिकेशन, these all are almost similar process. The main difference is what their temperature ranges. इंसिनरेशन तो अलग ही है, इसमें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर क्या है सर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं। एक बार आपके कमेंट देख लें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डन आ रहा है ना, हाँ, कोई डाउट है तो पूछते रहना, बिल्कुल क्रिस्प वे के अंदर, और बहुत ही जल्दी अपन ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो देखो आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो प्रोसेस है ये किस पे वर्क कर रहे थे, ये जो प्रोसेस है ये किस पे वर्क कर रहे थे, क्या हो गया ये, तो ये जो प्रोसेस है फर्स्ट थर्ड प्रोसेस पायरोलिसिस हुआ, आइदर वी आर सेइंग गैसिफिकेशन हुआ, प्लाज्मा गैसिफिकेशन हुआ, ये सब किस पे वर्क कर रहे थे, these are work on the absence of oxygen और incineration is work in the presence of oxygen। ये फर्क है, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है आपका पायरोलिसिस प्रोसेस, इसमें अंदर क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर वर्किंग हो रही है। एक मिनट ओके, अंडरलाइन भी कर दें अपन, ये देखो ये जो पायरोलिसिस प्रोसेस है ये अपन ने पढ़ लिया पूरा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर वर्क करता है, या वी कैन से ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में वर्क करता है, राइट। अब यहां पर तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है सर, फिर ये क्या है पायरोलिसिस गैसिफिकेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, और लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन कब, ड्यूरिंग द गैसिफिकेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग गैसिफिकेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग गैसिफिकेशन प्रोसेस के दौरान। और किसका गैसिफिकेशन होता है वो भी अपन देख चुके हैं कि गैसिफिकेशन किसका होता है, चार और लिक्विड, पायरोलिसिस लिक्विड और चार का। अब वहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन के अंदर था, तो पहला प्रोसेस के अंदर था ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर का, दूसरे में लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन के अंदर का, क्योंकि आपको चार और लिक्विड को फर्दर क्या करना है, आपको डिस्ट्रॉय करना है या उससे एनर्जी आपको कन्वर्ट करनी है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करना है। अब द थर्ड वन इज प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, देखो थर्ड वन क्या है ये आपका, थर्ड वन इज प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन। तो दो देख लिया हमने, समझ में आ गया। अब ये प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन क्या कहता है, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन कहता है कि सर कि यह एक हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस प्रोसेस है, ये भी पायरोलिसिस प्रोसेस है
बट इसका टेम्परेचर हाई होता है, इसका टेम्परेचर हाई होता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है साइन गैस के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे साइन गैस के अंदर। और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है रॉक लाइक ग्लासी बाय प्रोडक्ट। रॉक लाइक ग्लासी बाय प्रोडक्ट को विट्रीफाइड स्लैग कहते हैं, है ना। तो दोनों तरह के कंपोनेंट्स फाउंड हो सकते हैं। बेसिकली तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है क्योंकि हाई कैलोरीफिक वैल्यू फाउंड होती है। पर अगर प्लाज्मा गैसिफिकेशन का आप यूज कर रहे हो और उस दौरान आपके ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों है, तो ऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट होगा? साइन गैसेस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? साइन गैसेस में। और जो इनऑर्गेनिक है, और जो इनऑर्गेनिक है ये किस में कन्वर्ट होता है? रॉक लाइक ग्लासी बाय प्रोडक्ट में। रॉक लाइक ग्लासी बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, इसको बोल रहे हैं विट्रीफाइड स्लैग। विट्रीफाइड का मतलब क्या होता है ये बता दो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। विट्रीफाइड क्या होता है ये बता दो एक बार जल्दी से। सर ये 1400 है या 14,000 है? ये 14,000 है भाई। हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस 1400 तो उसमें ही था भाई। 1540 775 से 1540 तो उसी में ही था सोनम, राइट। यस या नो? बताओ भाई। अगर आपने प्रीवियस देखा हो तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे था 775 से 1540, ये तो पहले ही था। तो ये हाई रेंज प्लाज्मा पायरोलिसिस है ना। तो एक बार मैं इनकी टेम्परेचर रेंजेस लिखना चाहूंगा। ये कितना है? 400 टू 800 है। 400 से 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आपका? पायरोलिसिस होता है। 775 टू 1540 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पायरोलिसिस गैसिफिकेशन। और तो फाइनली जो होता है आपका प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, वो कितने पे होता है? वो होता है आपका 1500 500 टू 14,000 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये हाई टेम्परेचर हो गया। तीनों के अंदर एम वही है, तीनों के अंदर एम वही है कि क्या करना है? वेस्ट से एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, वेस्ट से एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, राइट। और सभी प्रोसेस पायरोलिसिस की तरह ही है। इसमें लगभग सभी के अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में वर्क होता है। एब्सेंस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में वर्क होता है। यहाँ पर जो फर्दर एंड प्रोडक्ट्स होते हैं गैसिफिकेशन के अंदर, जैसे चार और लिक्विड, ये और प्रोसेस किए जाते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई भी की जाती है पायरोलिसिस गैसिफिकेशन के अंदर। प्लाज्मा गैसिफिकेशन के अंदर ये सभी से हाईली मॉडिफाइड है। इसमें हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस प्रोसेस होता है। जितनी टेम्परेचर रेंज यहाँ थी उससे भी ज्यादा टेम्परेचर रेंज यहाँ पर है, देखो 500 से 14,000 डिग्री सेल्सियस है। इसमें अगर ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो वो कन्वर्ट होगा साइन गैसेस के अंदर। साइन गैस सभी को पता होनी चाहिए और आई होप सो पता होगी। CO और H2 को साइन गैस कहते हैं। कल ही अपन ने पढ़ा था CO और H2 जो होती है इसके कॉम्बिनेशन को वी आर सेइंग अ साइन गैस, राइट। और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है कन्वर्ट होगा रॉक लाइक ग्लासी बाय प्रोडक्ट के अंदर, है ना। विट्रीफाइड स्लैग, ये विट्रीफाइड स्लैग क्या है मैं आपको पहले ही पूछ रहा था, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ। बताओ किसी का आंसर आया क्या? विट्रीफाइड मींस सेरामिक क्ले। देखो जो बच्चे सिविल के हैं उनको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो बच्चे साइंटिस्ट वाले हैं उनको समझाने की जरूरत है कि विट्रिफिकेशन क्या होता है, विट्रीफाइड स्लैग क्या होती है। हमने कहा है कि आप सभी ने एक बेसिक चीज देखी होगी, टाइल। टाइल देखी है सभी ने कि नहीं देखी? बताओ। टाइल, अरे जो टाइल हमारे घरों में यूज होती है उस टाइल की बात कर रहे हैं। टाइल देखिए, तो उस टाइल के ऊपर एक ग्लॉसी फिनिश होती है, ग्लॉसी फिनिश होती है। एक रफ टाइल होती है, एक ग्लॉसी फिनिश होती है और एक आपकी रफ टाइल होती है। ये विट्रीफाइड टाइल नहीं है, पर ग्लॉसी फिनिश वाली विट्रीफाइड टाइल है। विट्रीफाइड टाइल है जिसपे शाइनी या ग्लॉसी फिनिश होती है, उसे विट्रीफाइड टाइल कहते हैं। कैसे होती है कि सर क्ले को
क्ले को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर, क्ले को हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। तो क्ले को हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाएगा तो इट विल फॉर्म ग्लॉसी फिनिश, वो ग्लॉसी फिनिश बनाती है। तो टाइल को, इसको ग्लेज टाइल कहते हैं, है ना। तो आपने कभी ग्लेज टाइल बोल दिया, विट्रीफाइड टाइल बोल दो, आपने देखा होगा कि बॉक्सेस जो होते हैं टाइल के बॉक्सेस, उस पर लिखा था विट्रीफाइड टाइल। विट्रीफाइड टाइल मतलब जो क्ले है या सैंड है उसको हाई टेम्परेचर पर बर्न करके एक ग्लॉसी फिनिश निकालते हैं, उसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन। तो वो विट्रीफाइड स्लैग का फॉर्म करती है। देखो लिखा है रॉक लाइक ग्लासी बाय प्रोडक्ट। तो रॉक जैसे ग्लासी प्रोडक्ट बनते हैं, चमकदार प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर जब हो रहा है तब जाके वो सिलिका बर्न होती है। इन टेम्परेचर पर आपके ग्लॉसी प्रोडक्ट नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रेंज कम है। देखो कितना है ये देखो 775 से 1540 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज कम है, इतने पे विट्रिफिकेशन नहीं होता है। विट्रिफिकेशन हाई टेम्परेचर पर 3600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 14000 डिग्री तक पहुंच चुका था। यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो ग्लासी नेचर के होंगे, चमकते हुए होंगे, ग्लासी होंगे, ग्लॉसी होंगे कह सकते हैं, राइट। और विट्रीफाइड स्लैग, वो जो स्लैग जो राख मिलेगी वो विट्रीफाइड होगी, मतलब उस पर ग्लासी फिनिश आपको देखने को मिलेगी, चमकदार वो होगी। ठीक है। ऐसे ही टाइल्स के ऊपर बॉक्स पे लिखा होता है विट्रीफाइड टाइल, मतलब उस पर एक ग्लॉसी फिनिश है, शाइनी सरफेस है। ठीक है। एक कोटिंग लगी होती है, एक तरह से अपन कह सकते हैं, लैमिनेशन कराते हैं इस तरीके से। बताओ कि जो बातें सर हमारे नोट्स में है, क्या वो हमें समझ में आई क्या? एक बार ये फोटो हटाते हैं ना, ताकि आपको पीछे लिखी हुई चीजें दिख जाएं। इसको 1 मिनट के लिए ऑफ कर रहे हैं अपन, वीडियो कैप्चर को। अब बताइए, अब दिख रहा है सभी को, सब क्लियर? पीछे क्या लिखा हुआ है? सुमन, सोनम, सुश्रीरेखा, सत्यरंजन एंड मैनी मोर, तपस, बताइए। वेरी गुड, क्या आया? यस सर, क्लियर है। चलिए, तो आते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने ये मेथड पढ़ चुके हैं। ये जो थर्मल पायरोलिसिस के मेथड है, ये जो थर्मल पायरोलिसिस के मेथड है, थर्मल मेथड्स जो है, ये अपन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। जैसे पायरोलिसिस आता है, उसके एक्सटेंडेड वर्जन गैसिफिकेशन पायरोलिसिस आता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन आता है। चाहो तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज अपन लिख सकते हैं, है ना। चाहो तो अपन यहाँ पर टेम्परेचर रेंज लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देना पायरोलिसिस में 400 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप लिख सकते हो। और गैसिफिकेशन में 775 से 1540 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। और प्लाज्मा में कितना लिख सकते हो, कितना 14000 तक था, 500 से, तो ये आप लिख सकते हो, है ना। मैं लिख देता हूँ 400 टू 800 डिग्री सेल्सियस और 775 टू 1540 degree Celsius. The last one is 500 to 14,000 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये आप रेंजेस लिख सकते हो। तो फर्क इतना ही है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, द ऑल प्रोसेस इज इन द फॉर्म ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है, इसमें लिमिटेड सप्लाई करते हैं, इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें लिमिटेड सप्लाई करते हैं। इसमें लिमिटेड सप्लाई अपन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको फर्दर प्रोसेस करना है उन 4 और लिक्विड्स को, तो यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई अपन प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीजन की। बाकी ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है, इसके अंदर हाई टेम्परेचर रेंज होती है, साइन गैसेस बनती है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर रॉक लाइक ग्लासी बाय प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होते हैं। तो ये यहाँ तक हो चुका सभी का। अब सर 1 बज गया, क्यों?
ये वापस वीडियो ऑन कर रहे हैं ना। चलिए, अब सर 1 बज गया, और वो एक कौन सा है? वेरी गुड। अब सर केवल 1 बज गया, और वो एक कौन सा है? वो है सर इंसिनरेशन। क्या है सर ये इंसिनरेशन? पायरोलिसिस तो हमें पूरा समझ में आया, जितने भी टाइप्स होते हैं वो भी हमें समझ में आए, किसमें क्या क्या चेंज है वो भी समझ में आया, तरीका एक ही है, टेम्परेचर रेंज अलग है ये भी समझ में आया, बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे ये भी समझ में आया, किसके लिए क्या आता है ये भी समझ में आया, किस तरह का मेथड है, थर्मल मेथड है ये भी हमें समझ में आया, राइट। किस कैसा मेथड है, वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी का मेथड है ये भी समझ में आ गया। तो सर लगभग पायरोलिसिस से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसका नाम क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो कि मल्टीपल टाइम्स पूछा गया वो भी समझ में आए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया वेरियस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि पायरोलिसिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, राइट। इफेक्टिव मेथड होता है ये आपके, अगर पूछेगा थर्मल मेथड में इफेक्टिव मेथड कौन सा है, तो भी आप पायरोलिसिस पर ही टिक लगाएंगे, राइट। मॉडिफाइड मेथड कौन सा है पायरोलिसिस का, तो आप ऑप्शन में होगा पायरोलिसिस गैसिफिकेशन, ठीक है, नहीं तो प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन होगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन भी सुनते जाना, केवल पढ़ना ही नहीं है अपने को, क्यों स्टूडेंट्स? केवल केवल पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ने के साथ हमें ये भी जानना है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, है ना, वो भी सुनते रहना। क्या क्या क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर आपके पूछे कि पायरोलिसिस प्रोसेस को और क्या कहते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। पायरोलिसिस प्रोसेस में बर्निंग किस तरह से होती है, तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, है ना, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपसे पूछे कि पायरोलिसिस का मॉडिफाइड वर्जन कौन से हैं, तो यू आर सेइंग द पायरोलिसिस गैसिफिकेशन, आइदर इट इज इन ऑप्शन, गिवन इन ऑप्शन, इफ इट इज नॉट गिवन इन ऑप्शन देन यू कैन चूज प्लाज्मा गैसिफिकेशन, अगर ऑप्शन में है देन यू शुड चूज pyrolysis gasification, if it is not in option then you can choose plasma gasification, right? then next और क्या इसमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर दी थर्मल मेथड्स विच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू एनर्जी, है ना, तो कौन से थर्मल मेथड्स है, तो भी आप बताएंगे यहाँ पर कि थर्मल मेथड कौन कौन से हैं। पायरोलिसिस है, पायरोलिसिस गैसिफिकेशन है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन है, और इंसिनरेशन इज ऑल्सो अ थर्मल मेथड which is used to convert the waste into energy. And the last one is what? Is the incineration. तो आखिरी मेथड जो बचा है वो कौन सा है जो अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है, वो है सर इंसिनरेशन, राइट। करें स्टार्ट, बताइएगा, कोई डाउट है, पूछना है आपको, सब समझ में आ रहा है तो डन भी करना है। ऑडियो वीडियो ओके है ना, परफेक्ट, ऐसा तो नहीं कि वॉइस कम आ रही हो, वो इशू तो नहीं है, वही क्लियर कर दीजिएगा। जल्दी से एक बार डन करिए, ऑडियो वीडियो परफेक्ट, जितना पढ़ाया अभी पायरोलिसिस के मेथड्स, थर्मल के मेथड्स सारे क्लियर है, क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपसे लोगों से डिस्कस करे, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, चलिए अब आते हैं इंसिनरेशन। देखिएगा इंसिनरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मेथड है, क्योंकि ये भी पायरोलिसिस इंसिनरेशन दो कॉमन मेथड जो पूछे जाते हैं। तो इंसिनरेशन, इंसिनरेशन को सर मास बर्निंग भी कहते हैं, मास बर्निंग भी कहते हैं, और ये कोई एडवांस वर्जन नहीं है, ये कोई एडवांस वर्जन नहीं है। क्यों एडवांस वर्जन नहीं है? मैं कह रहा हूं कि सर ये कोई एडवांस वर्जन नहीं है। क्यों एडवांस वर्जन नहीं है? क्योंकि सर इंसिनरेशन का मतलब मास बर्निंग, मतलब खुले में एक तरह से जला दिया जाए कचरे को, तो इट इज नॉट एडवांस मेथड। एक चीज यहां पे लिख सकते हैं कि सर इट इज नॉट अ एडवांस मेथड। ये कोई एडवांस मेथड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एडवांस मेथड और थर्मल मेथड को एडवांस मेथड नहीं है, ओल्ड मेथड है। ये एक तरह का ओल्ड मेथड है जो कि ऑलमोस्ट कोई भी इसको यूज कर सकता है। मास बनने का आपको बल्क के अंदर कचरे को जला देना है, और ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें वेस्ट को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बर्निंग की जाती है
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो उसमें एब्सेंस था और ये प्रेजेंस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर उसमें तो एब्सेंस था, इसमें प्रेजेंस है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें वेस्ट की बर्निंग की जाती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आप कहोगे वो मेथड है इंसिनरेशन, वो मेथड है इंसिनरेशन, राइट। वो मेथड जो है उसको क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। तो मास बर्निंग या इंसिनरेशन। चलिए, इसमें कंप्लीट बर्निंग होती है, इसमें कंप्लीट बर्निंग होती है। जैसे उसमें लिक्विड विक्विड बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर सर कंप्लीटली बर्न हो जाएगा वेस्ट। उसके बाद केवल और केवल क्या बचेगा, केवल केवल उसका आपका स्लैग बचेगा, राख बचेगी, स्लैग, राख बचेगी। यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात है और थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि यहाँ पर गैसेस बनती है। द फर्स्ट वन इज डाइऑक्सीन एंड अनदर वन इज फ्यूरेन, फ्यूरेन आर रिलीज, डाइऑक्सीन एंड फ्यूरेंस रिलीज होती है। तो पूछता है कि डाइऑक्सीन और फ्यूरेन कैसे रिलीज होती है, किस प्रोसेस से रिलीज होती है, तो आप कहेंगे इंसिनरेशन से या मास बर्निंग से। ये क्या है सर, ये हार्मफुल गैस है सर, ये हार्मफुल है सर, हार्मफुल गैस है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि कैसी गैस है, हार्मफुल गैसेस है। दीज आर दी हार्मफुल गैसेस। ये एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कॉज करती है। ये एटमॉस्फेयर में इट विल कॉजेज द एयर पॉल्यूशन, इट पॉल्यूट्स द एयर, एयर पॉल्यूशन का कारण होती है। तो ये हार्मफुल है, हैजार्डस है ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। तो इनकी लिमिट फिक्स कर रखी है, इनकी लिमिट जो है वो फिक्स कर रखी है ना, कि कब ये हार्मफुल होगी। तो लिमिट फिक्स कर रखी है। और ये लिमिट फिक्स कहां पर कर रखी है, ये लिमिट आपकी फिक्स कर रखी है आपके कोड के अंदर, रूल के अंदर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है, और वो कौन सा है, 2016 जो रूल है, उसके अंदर इसके लिमिट दे रखी है। और वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। देखना, डाइऑक्सिन और फ्यूरेंस की लिमिट पूछ रखी है कि डाइऑक्सिन और फ्यूरेन कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डाइऑक्सिन और फ्यूरेंस निकलती है ड्यूरिंग द इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट के इंसिनरेशन के दौरान ये गैसेस निकलती हैं, या इधर इट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द मास बर्निंग ऑफ वेस्ट। दीज गैसेस आर हार्मफुल गैसेस। ये हाईली टॉक्सिक गैसेस है, हार्मफुल बोल दो या हाईली टॉक्सिक बोल दो, टॉक्सिक गैसेस में आती है। गैसेस सारी हार्मफुल होती है, बट ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिक नेचर की होती है। ये टॉक्सिक गैसेस में आती है, विच कॉजेज द एयर पॉल्यूशन, इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बीइंग्स, इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बीइंग, और इट ऑल्सो अफेक्ट्स व्हाट, इट ऑल्सो अफेक्ट व्हाट, ये साथ ही साथ हमारे नेचर को भी हार्म करती है, हमारे एनिमल्स को भी हार्म करती है, ये हमारे एनिमल्स को भी हार्म करती है, ये हमारे नेचर को भी हार्म करती है ना। ये क्लाइमेटिक चेंज करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें जो वॉल्यूम रिडक्शन होता है वेस्ट का, कंप्लीट बर्निंग हो रही है ना, तो वॉल्यूम रिडक्शन कितना हो जाता है, इट इज अबाउट 90%। कितना, 90% वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो जाता है। टेम्परेचर इज अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस और मोर, 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा भी टेम्परेचर आपका होता है इसके अंदर, इंसिनरेशन के अंदर। बताइएगा। तो एक तो कन्वेंशनल मेथड बोल सकते हैं, ओल्ड मेथड बोल सकते हैं, जो ऑलमोस्ट कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी इसमें स्पेशल चीजें नहीं है, इसमें तो सर कुछ भी स्पेशल नहीं है, राइट। इंसिनरेशन के अंदर तो इंसिनरेशन और मास बर्निंग की बात करी जाए तो एक बार क्विक आपको रिवाइज कराते हैं कि क्या मेथड है इंसिनरेशन या मास बर्निंग। तो it is not an advanced method, it is an old traditional method which is adopted for the burning of waste. इसमें वेस्ट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है कि in this type of method the waste is burned in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग की जाती है। वहां पर एब्सेंस में होती है, क्वेश्चन पूछा गया प्रेजेंस कहाँ होती है और एब्सेंस में बर्निंग कहाँ पर होती है।
इन दिस मेथड देयर विल बी कंप्लीट बर्निंग होती है, नॉट अ पार्शियल बर्निंग। यहाँ पर कंप्लीट बर्निंग आपकी देखने को मिलती है। बट द मेन ड्रॉबैक, द मेन डिसएडवांटेज of the incineration is what? It released dioxin and furans, and these dioxin and furans are the toxic gases which pollute the environment as well as human beings, nature, animals, right? तो कोड के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर इनके लिमिट्स फिक्स कर रखी है। दे आर सर्टेन टॉक्सिक गैसेस लाइक डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन्स आर द मेजर टॉक्सिक गैसेस, दोज टॉक्सिक गैसेस हैविंग द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, कि उस लिमिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द, इट विल पॉल्यूट द इन्वायरमेंट और द ह्यूमन बींग्स। इन दिस मेथड द वॉल्यूम रिडक्शन इज अबाउट 90%, कि जो भी वेस्ट आप बर्न करेंगे उसका वॉल्यूम इट रिड्यूस टू दी 90%, 90% तक वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। द रिमेनिंग आर दी स्लैग, जो स्लैग्स बचेंगी आपकी, जो राख होती है उसको बोलते हैं। टेम्परेचर रेंजेस इज ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस, हैविंग द टेम्परेचर रेंज इज मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस और मोर, 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर रेंज यहाँ पर होती है इंसिनरेटर्स की, है ना, इंसिनरेटर्स की। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? बताओ सभी को। अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अब जब कोड पढ़ोगे ना, रूल पढ़ोगे, जब आप रूल पढ़ोगे वहां पर भी है, मैंने यहां पर भी लिख दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जब आप यहां पर रीड करेंगे, अपन करेंगे बिल्कुल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कोडल से भी, तो वो डिस्कस करने अपने को। तो उसमें दो तरह के चैम्बर दे रखे होते हैं, द फर्स्ट वन इज दी प्राइमरी चैम्बर, सेकेंड वन इज दी सेकेंडरी चैम्बर। के पहला वो वेस्ट प्राइमरी चैम्बर में पास होगा, फिर सेकेंडरी चैम्बर में पास होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब प्राइमरी चैम्बर का टेम्परेचर कितना है 850 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंडरी कितना होता है 1050 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस ना, प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है, 850 टेम्परेचर होता है प्राइमरी चैम्बर का और 1050 टेम्परेचर होता है सेकेंडरी चैम्बर का। इस प्रोसेस में सप्लीमेंट्री फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब अगर आपको बर्निंग करनी है तो आपको एक एडिशनल फ्यूल रिक्वायर्ड होता है उसको बर्निंग को इनिशिएट करने के लिए, है ना। तो सप्लीमेंट्री फ्यूल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंसिनरेशन सप्लीमेंट्री फ्यूल। और ये रेंज, ये लिमिट दे रखी है कि कितना टॉक्सिक इक्विवेलेंट, TEQ टॉक्सिक इक्विवेलेंट है इन न्यूटन पर मीटर क्यूब इज 0.1, और डिस्कस करेंगे जब अपन रूल में देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर कहा था रोटरी क्लीन इंसिनरेटर इज यूज्ड फॉर बोथ म्युनिसिपल एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर कौन सा टाइप ऑफ इंसिनरेटर दोनों जगह यूज आ सकता है, इधर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। तो हमने कहा सर रोटरी क्लीन इंसिनरेटर जो है वो यूज आता है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंसिनरेटर यूज किया जाता है। तो हम कहेंगे सर rotary clean incinerator is used for both municipal as well as industrial waste। सप्लीमेंट्री फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, 2 चैम्बर्स होते हैं इंसिनरेटर के अंदर, इंसिनरेटर के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दी प्राइमरी, अनदर वन इज दी सेकेंडरी, 850 डिग्री और 1050 डिग्री सेल्सियस। ये उसकी लिमिट है, किसकी है, डायोक्सिन और फ्यूरांस की। इसको और चेक करेंगे, वी विल चेक इन द रूल, है ना, एक बार और चेक करेंगे इसको। मुझे जितना याद थी मैंने लिख दी। ये किसकी वैल्यू है, डायोक्सिन एंड फ्यूरान, दीज आर दी गैसेस। और व्हाट काइंड ऑफ गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, है ना, उनकी लिमिट दे रखी है। और अपन चेक कर लेंगे आपको इस रूल जब अपन पढ़ेंगे तब। ये टेम्परेचर रेंजेस पूछी गई, ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। और म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल दोनों तरह के जो वेस्ट होते हैं उसके लिए वी आर यूजिंग रोटरी क्लीन इंसिनरेटर विच इज यूज इन दी बोथ इन केस ऑफ म्यूनिसिपल एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट, इज एप्लीकेबल इन बोथ म्यूनिसिपल एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्लियर हुआ? बताइएगा कितने भी स्टूडेंट है। एक बार आपका कमेंट देख लें, कोई क्वेश्चन आपके हैं तो उसको क्लियर कर देते हैं।
बताओ, कोई क्वेश्चन है क्या आपके? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सुश्री रेखा, सोनम, सुमन, सत्यरंजन, जल्दी बताइए। क्लासेस रेगुलर होंगी आपकी, है ना? क्लियर है, वेरी गुड। अब जब तक आपका कोर्स नहीं होता तब तक क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। अब आते हैं अपन एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो क्या है आपका ये, कि सर जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, कि जितने भी मेथड अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं, अरे क्या हो रहा है भाई, अब उनको एक बार क्विक रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। उनको क्विक रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। क्या सभी को ये विजिबल है? ये क्या सभी को विजिबल है क्या, एक बार बताइएगा। सुटेबिलिटी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस फॉर स्पेसिफाइड वेस्ट, एक तरह से ये क्विक रिवीजन है ना? बायोकेमिकल मेथड भी अपन पढ़ चुके हैं, बायोमिथनेशन पढ़ चुके हैं, तो अपना जो टॉपिक था विजिबल नहीं है? अब दिख रहा होगा, देखो सुमन, जूम कर दिया है, मेरी स्क्रीन पे मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है। देखो, आप मोबाइल में देख रहे हो क्या? लैपटॉप वगैरह में देखा करो। बताओ, काय में देख रहे हो आप? मोबाइल में देख रहे हो क्या? लैपटॉप में देखा करो, या टैब में देखा करो। लैपटॉप है सर, तो लैपटॉप मेरे सामने भी ओपन है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। और जूम कर लूंगा, चलो बताओ, बाकी सुमन के अलावा सभी स्टूडेंट्स आपको क्लियर दिख रहा है क्या ये? कोई नहीं, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप टेंशन मत लो। देखना तो अपने को आज ही है इसको, देखना तो अपने को इसको आज ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिएगा कैसे नहीं, सारी सिस्टम है अपने पास। अब देखिएगा, अब दिख रहा होगा। हाँ विजिबल ना, चलिए। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, विजिबल है ना? यस सर, क्लियर। अब एक बार जल्दी से देखना, एक नेक्स्ट पेज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे सर वेस्ट टू, हम पढ़ रहे थे आपका वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी मेथड, वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी मेथड। हमने कहा था इस वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी मेथड में दो तरह से अपन वेस्ट से एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज, मैं बिल्कुल आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, थर्मो केमिकल मेथड, थर्मोकेमिकल प्रोसेस, और एक बायो केमिकल मेथड या बायोकेमिकल प्रोसेस, यही बताया था आपको। और आज इसको अपन वाइंड अप कर रहे हैं। थर्मोकेमिकल मेथड के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्परेचर है। और इसके अंदर
by the help of micro ऑर्गेनिज्म, इसे माइक्रोजम्स की हेल्प से। थर्मोकेमिकल मेथड के अंदर कौन सा पढ़ा? पायरोलिसिस पढ़ लिया हमने, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन पढ़ लिया हमने, और प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन पढ़ लिया। यही था ना? देखो, ये पायरोलिसिस पढ़ लिया, पायरोलिसिस गैसिफिकेशन पढ़ लिया, और प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन पढ़ लिया। ये सारे मेथड तो अपन ने किसमें पढ़े? थर्मोकेमिकल मेथड में पढ़े। और बायोकेमिकल में पढ़ा अपन ने एक मेथड, बायो मिथेनेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर? हमें क्या बताया जा रहा हूं आपको, समरी। और यहाँ पर ये वेस्ट टू एनर्जी के जितने भी प्रोसेस है जो अभी तक आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, वो सारे प्रोसेस मैं आपको एक साथ कंपाइल करके बता रहा हूँ। जिस बच्चों ने क्लासेस ली हैं, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, राइट? तो ये बेसिकली प्रोसेस हैं आपके सॉलिड वेस्ट के, और उस वेस्ट से एनर्जी रिकवर कर पाते हैं, उनके प्रोसेस है। और यहाँ पर हम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की हेल्प ले रहे हैं, एक में बायोकेमिकल में और एक में हम थर्मोकेमिकल के अंदर वी आर यूजिंग द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर क्लींस, है ना, रोटरी क्लीन, इंसिनरेटर्स, इनके अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन के पास तीन मेथड तो ये थे जो सिमिलर हैं इनका मैकेनिज्म, और एक मेथड अलग था जिसको बोलते हैं इंसिनरेशन, है ना, इंसिनरेशन। क्लियर? ये अपन ने पूरा वेस्ट टू एनर्जी खत्म कर दिया, वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी मेथड को अपन ने यहाँ पर खत्म कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने जरूरी हैं, वो यहाँ पर है। जैसे अभी तक जितने भी मेथड अपन ने पढ़े हैं, है ना, जैसे एक पढ़ा अपन ने वर्मी कंपोस्टिंग, राइट? एक अपन ने पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग। अब इसको अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि इसको वापस जूम आउट करेंगे ना, इसलिए। तो एक पढ़ा अपन ने वर्मी कंपोस्टिंग, राइट? वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर डिकम्पोजिशन थ्रू माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोजिशन होगा। वो माइक्रोब्स कौन से? फंगी हैं। वो फंगी एक्टिनोमाइट्स, एक्टिनोमोसाइट्स है, प्रोटोजोआज है, इन द गट्स ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की गट्स के अंदर है ये, है ना, तो उनके थ्रू डिकम्पोजिशन होता है। वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली किसके लिए होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है, राइट? फिर आते हैं बायोगैस फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, है ना, इसको बता देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, है ना। बायोगैस फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोगैस कैसे बनती है? तो बायोगैस का मेथड कौन सा था सर? बायोमिथेनेशन था। यस या नो बताओ? बायोगैस का मेथड कौन सा था? बायोमिथेनेशन था। कौन सा था? बायोमिथेनेशन। तो बायोमिथेनेशन में अपन क्या कर रहे थे? इसको मिटाना पड़ेगा ना इनको, नहीं तो फिर ये आपके उस पीडीएफ के अंदर आएगा। बायोमिथेनेशन, बायोमिथेनेशन में अपन क्या कर रहे थे सर? उसमें हम मीथेन गैस का फॉर्मेशन कर रहे थे। वी आर फॉर्मिंग मीथेन गैस, अपन मीथेन गैस का फॉर्मेशन कर रहे थे। एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा था, और वहां से ऑर्गेनिक मैटर के केस में करते हैं। ये भी क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर के केस में करते हैं। ये हो गए दो मेथड, एक वर्मी कंपोस्टिंग, एक बायोगैस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वेस्ट टू प्रोटीन, कि सॉलिड वेस्ट से अपन प्रोटीन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक्टीरियल कन्वर्जन होगा, सेल्यूलोज वेस्ट का होता है। एक अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, एडिशनल चीजें ये भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, सेलुलिक वेस्ट का होता है। पायरोलिसिस जो अपन ने अभी पढ़ा, इंक्लूडिंग प्लाज्मा आर्क टेक्नोलॉजी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, जो हमें पता है पायरोलिसिस को कहते हैं। ये
सेलुलोइक वेस्ट का होता है। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, इसकी फुल फॉर्म पूछी है RDF, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है RDF, ये फुल फॉर्म पूछी गई है, इसको स्टार मार्क करना आप अपने नोट्स के अंदर, है ना, ये आप लिखते आना क्योंकि सब मिट जाएगा ना बाद में, जैसे मैं इसको स्लाइड हटाऊंगा ना ये, क्योंकि हटाना पड़ेगा। ये रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल RDF की फुल फॉर्म पूछी गई है, MCQ है ये प्रीवियस ईयर का, इसको बोलते हैं RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। ये सेपरेशन होता है इसके अंदर, है ना, और हाई सेलुलिक वेस्ट का होता है। हाइड्रोपल्पिंग पेपर वेस्ट के लिए की जाती है, हाइड्रोपल्पिंग टेक्निक पेपर वेस्ट के लिए। स्लरी क्लार्क प्रोसेस, स्लरी फॉर्मेशन फॉलोड बाय कार्बनाइजेशन, ये भी स्लरी फॉर्मिंग जो है किसके लिए पेपर वेस्ट के लिए। और रिकवरी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, इसमें भी सेपरेशन होगा। लो एश वेस्ट का, राइट। तो ये सारी बातें आपको बताई, ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। अभी इसको अपन रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, पूरा ही एक साथ ही कर देते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको एज यूजुअल ले आते हैं, जो इसकी स्टैंडर्ड साइज थी, ये आपको मिल जाएगा आपके नोट्स के अंदर। ये सारे मेथड जो हैं, जितने भी मेथड्स हैं अभी तक अपन ने पढ़े, जो नहीं पढ़े, इन मेथड्स का क्या है, ये ब्रीफ है, इन मेथड्स का ये ब्रीफ है ना, कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, कौन किस तरह की प्रिंसिपल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रिंसिपल, दे आर द बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। किस तरह की वेस्ट के लिए सूटेबल है, सुटेबिलिटी ऑफ वेस्ट, किस तरह की वेस्ट के लिए कौन सा मेथड करते हैं, ये सारी बातें, है ना। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, क्या क्या क्वेश्चन थे। एक इस सिक्स्थ को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, स्टार मार्क कर लेना, बाकी तो पढ़ ही लिया अपन ने सारा, है ना। बायोगैस वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। बताइएगा। बताइए, क्लियर हुआ आपको? बताओ। तो जितने भी मेथड्स थे आपके वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी के, और कुछ एडिशनल बातें, कुछ एडिशनल मेथड, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं सर? क्या यहाँ पर हमारे मेथड्स खत्म हो गए? हमने कहा कि अभी और बाकी बातें हैं, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करना है आपको, है ना, आपको मैनेज करना है। तो एक मैनेज का तरीका था, क्या वो वेस्ट को कन्वर्जन कर रहे हो, वेस्ट से एनर्जी बना रहे हो, तो क्या सर सभी वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। क्या जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है, क्या सब उन सभी सॉलिड वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं क्या? सर अगर नहीं होगा आंसर, क्या बताओ आंसर क्या होगा, यस कि नो, ये बताओ। अब कुछ सवाल जवाब आपसे करने वाला हूं ताकि आपका विजन क्लियर हो कि सर नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और जो पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है वो भी समझ में आ जाएगा। जल्दी से एक बार बताओ, क्या जो भी आपके घरों से कचरा निकल रहा है, सॉलिड वेस्ट क्या है? जो डे टू डे लाइफ से, जो इंडस्ट्रीज से, जो डोमेस्टिक से, रेजिडेंशियल से जो कचरा निकल रहा है, कमर्शियल प्लेसेस से, क्या उस सभी वेस्ट का हम एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल सभी वेस्ट के नहीं होती है। आप कहोगे सर एक दो ही तो वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर के। तुमने कहा सर इनऑर्गेनिक का तो नहीं होगा, फिर इनऑर्गेनिक का नहीं होगा ना, इनऑर्गेनिक नेचर का है, तो इनऑर्गेनिक का कर तो रहे हो आप। रबर और प्लास्टिक का तो मैं कह रहा हूं सर ग्लास का कैसे करोगे, CND वेस्ट का कैसे करोगे? सोचना, समझना। अब मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, तो आपको आगे के टॉपिक्स अपने आप समझ आने लगेंगे क्या पढ़ना है हमें। कि जो CND वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिश वेस्ट, जैसे जो आपकी सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ब्रिक्स हो गया, कंक्रीट हो गया, मोटर हो गया, कोई बिल्डिंग अगर आप डिमोलिश करते हो तो वहां से जो वेस्ट निकलता है वो CND वेस्ट है। सर उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उससे तो एनर्जी भी नहीं बन सकती, तो फिर क्या करोगे? सॉलिड वेस्ट, वापस पीछे जाओ, सॉलिड वेस्ट की बात करें अपन, नॉट ओनली दोज वेस्ट विच आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, उसमें सभी तरह के वेस्ट आएंगे। सर उसमें तो ग्लास की बॉटल्स भी आती है,
ग्लास से एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर लोगे? क्योंकि ग्लास को तो हाई टेम्परेचर चाहिए, इतना आप टेम्परेचर लगा रहे हो तो एनर्जी बनाने का मतलब ही नहीं रहा। यस, सोचना समझना। सर ग्लास अगर टूट जाता है, कोई ग्लास का यूटेंसिल है, कोई ग्लास का पॉट है, बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वहां से भी तो ग्लास के एम्पल्स निकलते हैं ना, जो इंजेक्शन लगाते हैं वो ग्लास की बॉटल्स निकलती है। सर उसको क्या करोगे फिर? उसको क्या करोगे? उससे तो एनर्जी नहीं बन सकती। तो हमने कहा सर अभी बहुत चीजें बाकी हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा है ये बेसिकली पढ़ा है कि सर वो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जिससे आप एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हो, पर सर ऐसे भी तो वेस्टेज से एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर उसका क्या करोगे? फिलिंग में यूज करेंगे। वेरी गुड लक्ष्मी नारायण। तो जितने भी CND वेस्ट उनकी फिलिंग करते हैं। अब दूसरी बात देखो, समझ में आने लगी बच्चों को, फिलिंग में यूज करेंगे। ऐसे ही आप भी फोकस करना। अब मैंने कहा कि सर आपने इंसिनरेशन बोल दिया, आपने पैरालिसिस बोल दिया, तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट या हर कंट्री के पास ये अवेलेबिलिटी हो जरूरी है क्या? सर हमने पढ़ लिया कि पैरालिसिस भी एक टेक्निक है, इंसिनरेशन भी टेक्निक है, सर बायोमिथेनेशन भी एक टेक्निक है, राइट? तो क्या हर कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट या हर स्टेट के पास ये टेक्नोलॉजी हो, ये पॉसिबल है क्या? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। तो सर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो वहां पे क्या मैनेज नहीं करोगे वेस्ट को? सर हमने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर कैसे करोगे? तो और मेथड आएंगे, लैंड फिलिंग्स आती हैं। जब उससे आप एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे या उस वेस्ट के कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है आपकी कंट्री के पास या आपके स्टेट के पास, देन यू आर यूजिंग द लैंड फिलिंग ऑप्शन। लैंड फिलिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, है ना, रिसाइकिल करना पड़ेगा आपको। तो बात समझ में आ रही है कि अभी तो केवल वही टेक्नोलॉजीज अपन ने पढ़ी हैं। एक तो कंपोस्टिंग पढ़ ली पूरी, कितने तरह की होती है, वो बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होती है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनिक वेस्ट। फिर अपन ने पढ़ा पैलिसिस वगैरह, ये सब किसके लिए होती है? इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि अब जितने भी वेस्ट बच गए अदर देन दी ऑर्गेनिक हाई कैलोरीफिक वैल्यू वेस्ट, या जहां पर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है वहां पर, तो फिर और क्या ऑप्शंस होते हैं जिससे अपन वेस्ट को मैनेज कर पाए? वी आर यूजिंग द लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स का यूज करते हैं। तो वो लैंड फिलिंग क्या होंगी? सैनिटरी लैंड फिलिंग और कुछ छोटे मोटे मेथड्स और हैं। बेसिक जो अब आपका बचा है, लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है आपका सैनिटरी लैंड फिल, जिस पर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो PYQs के अंदर अपन बार बार पढ़ रहे थे, लीचेट्स आर दी कलरफुल हार्मफुल लिक्विड्स which are seeped from the sanitary landfills during the rainy season। तो वो क्या है सैनिटरी लैंडफिल, वो क्या है लीचेट्स, कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह की होती है लैंड फिलिंग, कितने लेयर में फिल करते हैं, टेक्निकलिटी टर्म्स क्या होती है उसकी, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अनिल, लक्ष्मी, ब्रजेश, सुमन, सोमू, बताइएगा सभी को चीजें समझ में आ रही है क्या? सोनालिका क्या नाम था? बताइएगा। तो अब जो पढ़ने वाले हैं अपन, वेरी गुड, अब जो पढ़ने वाले हैं अपन, पढ़ने वाले मेजर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपके लैंड फिलिंग। और हर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लैंड फिलिंग से एक दो क्वेश्चन फिक्स है, एक दो क्वेश्चन आपके फिक्स है। तो लैंड फिलिंग को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद ये चैप्टर्स आपके सारे वाइंड अप हो जाएंगे। फिर आप आएंगे कोड्स के ऊपर, राइट? वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कोड। तो 1 बाय 1 वो सारी PDFs हैं, मैं बता दूंगा आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कहाँ से मिलेगी ऑथेंटिक। बस उसको PDF को हार्ड कॉपी निकालनी है आपको। जो मैं चीज़ अंडरलाइन करूंगा वो चीज़ आपको भी अंडरलाइन करनी है, बिकॉज मैंने वो कोड सारे पढ़ रखे हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। You should mark those points or mark those lines or those limits which are asked in the examination, ताकि आपको सॉर्ट आउट हो जाए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कोड जो है वो 25, 30 इस तरह, 18 इस तरह के पेज के, इतने सारे कोड कैसे पढ़ोगे और पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, तो वो आपको मैं समझाऊंगा। तो कोड भी आपको प्रिंट आउट करके रखने हैं अपने पास। पर अभी एक फाइनल टॉपिक है, कुछ छोटे मोटे माइनर टॉपिक्स है वो आपके बचे हैं, वो मैं आपको 1-2 लेक्चर में खत्म करा दूंगा। और बेसिकली वो है इस तरह का जो मेजर टॉपिक है वो सैनिटरी लैंड फिलिंग है, उसको आपको डिटेल में अच्छे से देखना है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं। बताइएगा। तो ये था सेशन। आपको कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइएगा।
किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। क्वेश्चन आंसर सेशन आपका है। आज के जो टॉपिक अपन ने पढ़ा उसमें कोई डाउट आपको दिख रहा है तो आप पूछिए। बताइएगा, और नहीं है तो आप डन करिए सभी। तो अब फ्यू क्लासेस आर लेफ्ट, राइट, ऑन देयर प्रोसेसेस और ट्रीटमेंट्स पे कुछ ही क्लासेस बची हुई हैं। द रिमेनिंग वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द रूल्स और कोड्स which are published or which are uploaded on the CPCB websites। वो CPCB की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगी। तो वन बाय वन कोड्स आपको निकालने हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको कौन सा कोड आपको निकाल के रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 हो सके तो आप उसको डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। ये मिलेगा आपको CPCB की वेबसाइट से। राइट, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अभी तो टाइम है, चलो कल बता दूंगा, क्योंकि अभी तो अपने को सैनिटरी लाइन फिलिंग्स देखनी थोड़ी सी डीप के अंदर, उसके बाद लास्ट अपन देखेंगे उसको, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलना कहाँ से, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट्स पर अपलोडेड है वो सारे रूल्स, वो सारे कोड्स। तो इस सेशन को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नेक्स्ट सेशन के अंदर। जितनी भी PDF है मैंने सारी अपलोड करवा दी है, केवल एक PDF बच रही है, क्योंकि ये PYQ सेशन जो अपन ने YouTube पे लिया था वो सेशन भी अपलोड हो चुका है। आपका जो प्लेलिस्ट है एप्लीकेशन के ऊपर उसमें सब चीज़ अपडेटेड है। कल के नोट्स, प्रीवियस नोट्स सारे अपडेटेड है। केवल एक PDF जो है वो मिसिंग है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रही डॉक्यूमेंट फाइल से। वो फाइल फॉर्मेट कुछ अलग है, ये PDF सपोर्ट करता है। बस वही, वो मैं सर को भेजूंगा, वो आपको कन्वर्ट कर करा के जो भी है टेक्निकल टीम से कह के उसको अपलोड करवा देंगे। बाकी सारी PDFs टिल नाउ अपलोडेड है। और आज जो सेशन हुआ है उसकी PDF विद इन 5 मिनट्स आपके अपलोड हो जाएगी, जैसा कि हर दिन होता है। बताइए, तो PDF आपके अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, प्रिंट आउट निकाल लो, लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एडिशनल, वो चीज़ें उसमें नोट करते जाओ और आराम से सभी की फाइल बना लो और उसी से पढ़ो। और चाहो तो उसको लिख लो, चाहो तो आप उसको लिख लो। राइट, बताओ भाई, कोई डाउट नहीं सभी को? तो एंड करें सेशन को। मिलेंगे फिर आपसे एक नए सेशन के साथ, नई क्लास के साथ कल। तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।